टॉर्शन ऑफ शाफ्ट, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स का बहुत इजी टॉपिक, जिसमें आप देखेंगे कि अप्रॉक्सीमेटली 2 मार्क्स का क्वेश्चन गेट में आ ही जाएगा। ईएसी में आएंगे तो ऑब्जेक्टिव और कन्वेंशन मिला के कम से कम 10 से 15 मार्क्स के क्वेश्चंस, या आप 20 मार्क्स ही ले लें, ईएसी में भी आ ही जाते हैं। और एसएससी में भी इसका वेटेज अच्छा खासा है। तो ओवरऑल बहुत इजी टॉपिक है, तो इसको छोड़ना बनता ही नहीं है। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉर्शन। ओके, सो ये हमने एक टॉर्शन का सिंपलेस्ट डायग्राम बनाया हुआ है, जिसको अगर आप 3D में इमेजिन करेंगे तो ये भी हो सकता है कि एक शाफ्ट है जिसकी लेंथ L है, इसमें एक टॉर्क लग रहा है। इस तरह जो टॉर्क दिखाया गया है वो ऐसा दिखाया गया है, टॉर्क T, जिसमें एक एंगल थीटा भी शो किया है, वो लग गया है। तो सिंपली इसमें क्या शेयर की लगती है, कैसे होता है, ये क्यों ऐसा हुआ, तो वो सारी डीप में हम बातें समझते चलेंगे। अभी ये देख लेते हैं कि इसको हम ये कैसे निकालेंगे कि टॉर्क पॉजिटिव है और कैसे नेगेटिव है। तो इसके लिए राइट हैंड थंब रूल यूज किया जाता है। राइट हैंड थंब रूल ये कहता है कि इसको आप थंब की तरह, क्रॉस सेक्शन की तरफ अगर आप थंब लेके चलेंगे और अगर टॉर्क क्लॉकवाइज घूम रहा है, जो इधर दिखा रहा है, तो ये पॉजिटिव होगा। जैसा कि हमारे इस केस में यहाँ पे टॉर्क पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि आप क्रॉस सेक्शन की तरफ थंब ले चलिए, क्रॉस सेक्शन की तरफ थंब ले चलिए और घुमा के देखिए तो ये क्लॉकवाइज घूम रहा है। एंटी क्लॉकवाइज नीचे आएगा, जो ये दिखा रहा है। ठीक है, तो ये हमारा टॉर्क कैसे पॉजिटिव होगा, कैसे नेगेटिव होगा, पहले तो ये क्लियर हो गया। ओके, नेक्स्ट कम टू द assumptions in theory of pure torsion। जब हम टॉर्शन कंसिडर कर रहे हैं किसी शाफ्ट में, तो उसके लिए हमें क्या क्या assumptions लेने पड़ेंगे। So our first assumption is material is isotropic, homogeneous and linearly elastic। आइसोट्रोपिक मतलब आप जानते हैं तीनों डायरेक्शन में सेम प्रॉपर्टीज होंगी उसकी। होमोजीनियस मतलब मटेरियल सेम होगा ओवरऑल। इसमें हम ऐसा नहीं है कि कहीं पे जिंक है तो कहीं पे स्टील है, ठीक है, क्योंकि यंग्स मॉडुलस कांस्टेंट रखना है, उसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कांस्टेंट रहेगा। लीनियरली इलास्टिक होगा, ठीक है, जो हुक्स लॉ फॉलो करेगा। इसका मतलब क्या है? स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। लेट्स कम टू आवर नेक्स्ट assumption। Plane section before twisting remains plane after twisting। इसका मतलब क्या है कि वो प्लेन क्यों रहेगा? क्योंकि हमें उसको इलास्टिक शो भी करना है, स्ट्रक्चर को, उस शाफ्ट को। तो बिफोर ट्विस्टिंग विल रिमेन प्लेन आफ्टर ट्विस्टिंग। इसका ये भी कहने का तात्पर्य है कि रेडिया विल रिमेन स्ट्रेट। ओके, यहाँ जो रेडियस ट्विस्टिंग के पहले मिल रही है, बिफोर, वो आफ्टर भी यही रेडियस मिलेगी। ठीक है, इसमें कोई डिस्टॉर्शन नहीं आएगा, ये कोई अपना ये डिस्टॉर्ट नहीं होगी। ओके, लेट्स come to our third assumption, which is the section of shaft is circular, that may be solid or hollow and area is prismatic। prismatic का मतलब उसकी फ्लेक्सुरल रिजिडिटी भी कांस्टेंट ही होगी, EI is constant। इसका इलास्टिक मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इट विल बी अ कांस्टेंट। ओके, इसी assumptions के बिहाफ पे ही हम ले पाएंगे कि shear stress जो है वो लीनियर है
और कोई वार्पिंग नहीं है स्ट्रक्चर में। वार्पिंग का मतलब ये मान लीजिए ये शाफ्ट है, तो हमने टॉर्क लगाया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इस टॉर्क की वजह से इसमें वार्पिंग हो गई हो। वार्पिंग मतलब इसमें कहीं बैंड टाइप वार्पिंग हो गई हो, तो ये हम कंसिडर नहीं कर सकते, इस पे हमारे फॉर्मूलेज वैलिड नहीं होंगे। और क्योंकि हम एक स्टील स्ट्रक्चर लेके चलते हैं तो उसकी फिनिशिंग इतनी सॉलिड रहती है कि वो स्ट्रेट ही रहता है, तो मेनली हम सारे ये टॉर्शन वाले खेल माइल्ड स्टील में ही अधिकतर करेंगे। नाउ लेट्स कम टू इफेक्ट ऑफ टॉर्शन। इफेक्ट ऑफ टॉर्शन में ये एक मैंने शाफ्ट बनाई जिसमें एक टॉर्क दिखा रहे हैं हम। ओके, टॉर्क टी, रेडियस आर है। इसमें पहले हम एंगल टॉर्क जो जैसे जैसे लगेगा इसके सरफेस से लेकर, यहाँ से लेकर सरफेस से लेकर सेंटर पोर्शन तक, तो इसका वेरिएशन हम यहाँ पे दिखाते हैं कि थीटा का वेरिएशन कैसे होगा। जैसा हमने इस वाले डायग्राम में देखा ही था कि थीटा जो है मैक्सिमम सरफेस पे आ रखेगा, मैक्सिमम हमारा डिफ्लेक्शन जो है वो कहाँ पे दिखेगा, सरफेस पे। इस वाली एक्सिस को हम क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल और पोलर एक्सिस। इसको कहेंगे लॉन्गिट्यूडनल और पोलर एक्सिस। पोलर एक्सिस के अबाउट ही हम थंब रूल भी फॉलो करेंगे, ठीक है। अब ये क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो ये टॉर्क नेगेटिव होगा, बट अभी हम ये सब कंसिडर नहीं कर रहे हैं। डायग्राम निकालते वक्त क्या पॉजिटिव और क्या नेगेटिव, यही डायग्राम्स के मिरर इमेज बन जाएंगे, इसलिए अभी इसको नहीं कंसिडर कर रहे हैं। ओके, और शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं क्या होगा। तो देखो, सेंटर पे क्या कोई शेयर स्ट्रेस होगा, नहीं होगा। लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अबाउट, क्योंकि इससे भी समझ लो आपकी शाफ्ट जो है वो यहाँ पे एट द सेंटर वो वैसे की वैसी ही रहेगी, वो ना घूमेगी ना उस पर कोई स्ट्रेस लग रहा होगा एट द सेंटर पॉइंट। फिर जैसे जैसे हम दूर जाते जाएंगे, जैसे जैसे हम दूर जाते जाएंगे उसका स्ट्रेस का इंक्रीमेंट होता रहेगा, जो हमें यहाँ भी देखने को मिल रहा है। तो इधर से आप देख पा रहे हैं कि एक्सिस से जैसे जैसे दूर जाएंगे हम, हमारा स्ट्रेस इंक्रीमेंट होता रहेगा। हो रहा है स्ट्रेस इंक्रीमेंट, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम टॉर्शन लग रहा है, तो ये जो सतह होगी ये मैक्सिमम टॉर्क झेल रही होगी, मतलब इस पे स्ट्रेस सबसे मैक्सिमम हो रहा होगा। क्लियर है ये बात? से हमारे कुछ कंक्लूजन आते हैं जिससे हमें ध्यान रखना है कि shear stress develops in circumferential direction। जो हमने ऊपर भी देखा कि ये सर्कमफेरेंशियल में ही एक्ट कर रहा है। किसी भी पॉइंट पे निकालेंगे तो मैक्सिमम सर्कमफेरेंस पे होगा और सर्कमफेरेंशियल डायरेक्शन में ही एक्ट करेगा। इट मीन्स इट इज नॉर्मल परपेंडिकुलर टू लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस। कैसे? ये देखिए, ये हमारी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है, तो इसके परपेंडिकुलर मतलब इसके नॉर्मल ही हमारा हर एक वेरिएंट जो होगा वो इसके नॉर्मल ही होगा। ये इसको 3D में, यहाँ पे 3D में हम देख सकते हैं कि ये shear स्ट्रेस हमेशा परपेंडिकुलर नॉर्मल टू लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन ही होगा। ओके, रेडियल डायरेक्शन में कोई shear स्ट्रेस नहीं होगा। रेडियल डायरेक्शन मतलब इस डायरेक्शन में क्या कोई shear स्ट्रेस होगा? नहीं, यहाँ के हर पॉइंट पे एक shear स्ट्रेस, यहाँ पे हर पॉइंट पे एक shear स्ट्रेस और सर्कमफेरेंस पे एक shear स्ट्रेस होगा। तो इट विल एक्ट सर्कमफेरेंशियली नॉट रेडियली। ओके,
अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉर्शनल मोमेंट इक्वेशन। टॉर्शनल मोमेंट इक्वेशन जिसमें देखिए टॉ बाय आर, टॉ इज shear stress at a radial distance r पे, at a distance r from longitudinal axis। r is the radius, t हो जाएगा हमारा टॉर्क, I हो जाएगा पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, g is modulus of rigidity, theta is angle of twist due to torque, t जो हम अप्लाई करेंगे l लेंथ ऑफ द बार होगी। ठीक है, इससे अगर हमें मैक्सिमम shear स्ट्रेस निकालना है, इससे अगर हमें मैक्सिमम shear स्ट्रेस अगर निकालना है तो वो निकाल सकते हैं। r को इधर भेजिए तो t इंटू मैक्सिमम रेडियस कितनी हो जाएगी, r कैपिटल R बाय IP पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसको कैसे निकालते हैं नीचे हम देखेंगे, विच इज t बाय which becomes equals to t by IP by R, which is nothing but t by ZP। ZP को हम कहते हैं पोलर सेक्शनल मॉडुलस। देखो IP कैसे निकालते हैं, IP is IXX प्लस IYY। जो IXX क्या है, हमारा शाफ्ट है, तो इसका XX और YY डायरेक्शन। हम अभी ZZ डायरेक्शन की बात नहीं करेंगे, प्लेन में ही बातें की जा रही है, ZZ डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं। तो XX और YY डायरेक्शन में दोनों कांस्टेंट ही रहेंगे, पाई डी की पावर 4/64 क्योंकि सर्कुलर है। तो IP IXX प्लस IYY दोनों का समेशन इज पाई डी की पावर 4/32। ये याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब हमारा पोलर सेक्शनल मॉडुलस क्या हो गया, IP बाय R पाई डी की पावर 4/32 बाय D/2 विच इज पाई डी क्यूब बाय 16। तो हमारा मैक्सिमम shear स्ट्रेस निकल के आ जाता है T बाय ZP विच इज नथिंग बट इक्वल्स टू T बाय पाई डी क्यूब बाय 16 विच इज 16T बाय पाई डी क्यूब। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, यह आपको बहुत जगह यूज होगा और कई बार डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव इसी से ही आ जाता है, इसी फॉर्मूले पे डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव आ जाएंगे। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, सो लेट्स सॉल्व दिस। A hollow circular shaft has an outer diameter 100 mm, inner diameter है 50 mm. If allowable shear stress is 125 megapascal, तो मैक्सिमम टॉर्क हमें निकालना है जो शाफ्ट रेजिस्ट कर सकती है। अब देखिए, इसको पहले पॉज करके आप खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर हम इसका आंसर अभी निकालते हैं। ठीक है, तो जिन्होंने भी ये इसका आंसर निकाल लिया, वेल एंड गुड, 2 मार्क्स सीधे आ जाएंगे। तो हमने इक्वेशन ये देख रखी थी, टॉ बाय आर इज टी बाय आई पी। अब इसमें हमको मैक्सिमम अलाउएबल शियर स्ट्रेस दे रखा है 125 मेगापास्कल। सो दिस थिंग इम्प्लाइज टॉ की वैल्यू रखेंगे हम 125 मेगापास्कल, जो न्यूटन पर mm स्क्वायर भी होती है, डिवाइडेड बाय, इसका डायग्राम देखिए कैसा है, एक शाफ्ट अंदर हॉलो है ये, तो आउटर डायमीटर हमारे पास दे रखी है
100, तो ये हमारे पास आ जाएगी 50 mm रेडियस कैपिटल, और जो छोटी होगी तो बाहर का डायमीटर दे रखा है 50 mm, तो इनर रेडियस हो जाएगी 25 mm, ये हो जाएगा हमारे स्मॉल आर। तो अब हम लिखते हैं टॉ बाय आर, इधर तो आर आएगा वो कैपिटल आर आएगा मैक्सिमम, क्योंकि शियर स्ट्रेस मैक्सिमम कहाँ होगा, सरकमफेरेंस पे। तो टॉ बाय 50, और ये रखेंगे भी mm में ही, क्यों, क्योंकि ये भी न्यूटन पर mm स्क्वायर में ही है। सो दिस बिकम्स इक्वल्स टू T, जो हमें निकालना है, जो हमारा मैक्सिमम टॉर्शन आएगा लगाएंगे जिससे ये मैक्सिमम शियर स्ट्रेस आएगा, डिवाइडेड बाय IP। अब IP हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि इट इज पाई बाय 32 d टू द पावर 4। अब इस केस में क्योंकि ये हॉलो है, तो हॉलो की केस में क्या होता है, हॉलो के केस में d टू द पावर 4 बड़ी वाली, मतलब इसको d आउटर लिख सकते हैं, माइनस d इनर टू द पावर 4, ये होगा हॉलो के केस में, हॉलो शाफ्ट के केस में। इसको एकदम अच्छे से याद कर लीजिए। तो अब हमारी इक्वेशन निकल के क्या आ जाती है, तो हमें जो मैक्सिमम टॉर्शन निकालना है, T मैक्स इज 125 बाय 50 इंटू पाई बाई 32, T आउटर कितनी है 100 टू द पावर 4 माइनस इनर है 50 टू द पावर 4। इसे सॉल्व करना है बस सिंपली, और ये निकल के आती है इक्वल टू 23 इंटू 10⁻⁶ न्यूटन mm, which is 23 किलो न्यूटन मीटर। 10⁻³ तो गया किलो न्यूटन में, और 10⁻³ mm जो था उसको मीटर में कन्वर्ट करते, तो फाइनली हमारा आंसर हो जाता है 23 किलो न्यूटन मीटर, जो हमें पूछा भी गया था कि इन किलो न्यूटन मीटर में ही बताइए। ओके, तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा सॉल्व। लेट्स कम टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, जो है GATE 2010 क्वेश्चन, which is of only 1 mark. ओके, सो ये कह रहा है वही सिंपल, एक सर्कुलर शाफ्ट है, टॉर्क T इज अप्लाइड एट फ्री एंड। अब इसको आप क्लॉकवाइज लगाएं कि एंटी क्लॉकवाइज, इससे कुछ मैटर नहीं पड़ेगा। शेयर मॉड्यूलस मेटल का G है, तो एंगल ऑफ ट्विस्ट थीटा पूछ रहे हैं, सिंपली हम वही फॉर्मूलेज लगा दें कि T बाई टॉ बाय R इक्वल टू T बाय IP, इसको कई बार J से भी डिनोट कर दिया जाता है, इज G थीटा बाय L। So it gives, so this thing implies that T by solid shaft है तो पाई D की पावर 4 बाय 32 डायरेक्ट लिख सकते हैं, इस G इंटू थीटा बाय L। तो यहाँ से हमारे पास थीटा डायरेक्टली आ जाएगा, दैट थीटा इज इक्वल्स टू TL इंटू 32 डिवाइडेड बाय पाई D की पावर 4 इंटू G। ये है अपना करेक्ट ऑप्शन, विच इज नथिंग बट ऑप्शन B। B is the correct option. Let's come to our next question 3, जो एक GATE 2008 क्वेश्चन है, 2 मार्क्स में आ चुका है। वेरी सिंपल क्वेश्चन पूछ रहे हैं, दिया हुआ है कि मैक्सिमम shear stress in a solid shaft of cross section having diameter D subjected to torque
टी इज टॉ, टॉ दिया हुआ है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। अब वो कह रहे हैं कि टॉर्क इज इंक्रीज बाय 4 times and the diameter of shaft diameter is increased by 2 times. तो maximum shear stress in the shaft क्या हो जाएगा? तो अभी हमने पिछले नोट्स में हमने देखा कि टॉ, अभी देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो इसको डायरेक्टली सॉल्व करना सीखिए ताकि आपके मार्क्स जो है वो बच पाए। तो डायरेक्टली दिमाग में ये बत्ती जलनी चाहिए कि टॉ इज 16t बाय पाई डी क्यूब। इसको आप निकाल भी सकते हैं टॉर्शन इक्वेशन से, टॉ बाय आर इक्वल टू टी बाय आई पी है पाई डी की पावर 4 बाय 32 और आर है आपका डी बाय 2, टॉ टी तो टी ही है, तो यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं। अब आते हैं इधर से डायरेक्टली हम पुट करते हैं कि इनिशियली तो ये था, अब फाइनली इनिशियली ये था, अब हुआ क्या कि टी जो है वो हुई 40 और डाया 2 times डी हो गई, तो ये निकल के क्या आ जाएगी 16 इंटू 40 डिवाइडेड बाय पाई इंटू 2d का क्यूब विच इज इक्वल्स टू 4 दूनी 8, दिस बिकम्स 8, तो 4 से 8 2 टाइम्स गया तो डायरेक्टली लिखा आपने 16t बाय 2 इंटू पाई डी क्यूब। तो ये दिख रही है कि हमारी जो ये टॉ था, इतना हमारा क्वेश्चन में दे रखा है कि ये टॉ था, तो ये अब सेकंड टॉ जब वैल्यूज चेंज हुई टॉर्क टॉर्शन की और डाया की, तो कितनी हो गई, इट बिकम्स टॉ बाय 2, ये 2 बचा लास्ट में। तो मैक्सिमम शेयर इन द शाफ्ट विल बी, आंसर विल बी सी।